सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम इथिक्स के एक और क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं और आज का क्वेश्चन भी कोटेशन के ऊपर बनाया गया है। ये इस साल की यूपीएससी मेंस 2021 का क्वेश्चन है, जिसको हम सही ढंग से यहाँ पर देखने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट के सामने चुनौती आती है कि जब भी यूपीएससी में मेंस में फिलोसफिकल ऐसे आते हैं या कोटेशन के ऊपर कोई ऐसे बनता है या एथिक्स के पेपर में कोई कोटेशन वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो मैं ये काम आपके लिए बहुत आसान कर देता हूँ। हालांकि जैसे ये क्वेश्चन जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से कई बार मन में विचार ही नहीं आते कि इस पे क्या लिखे, कहाँ से शुरू करें, ये दुविधा रहती है। और जब रियल एग्जाम में जब हम ये क्वेश्चन फेस करते हैं पहली बार, तो वहाँ पे तो एग्जाम का प्रेशर भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट लेने होते हैं, कम समय में हमें अच्छे से करना होता है। तो यहाँ पे मैं वो तरीका बताऊंगा, एग्जाम वाला तरीका, कि जैसे अभी मैं एग्जाम में बैठा हूँ और ये क्वेश्चन मैं हैंडल करता, तो मैं इसको कैसे लिखता। ठीक है। और आप जानते हो कि इथिक्स में मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं, चारों ही मेंस में मुझे इथिक्स में अच्छे मार्क्स मिले हैं। एक बार 126 मार्क्स इथिक्स के पेपर मिले हैं और हिंदी माध्यम में 126 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स कहे जा सकते हैं। आप जानते हो, यदि आप लगातार मार्क्स वगैरह देखते हो, तुलना करते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन लिखना, और कोशिश करेंगे 8 मिनट के आसपास हो जाए, क्योंकि इसमें हमने एक आइडियल सिचुएशन देखी है कि यार 7-8 मिनट में हमारा आंसर हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा हमें टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग रही है, तो उससे हमें आगे क्वेश्चन में नुकसान हो सकता है, क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो ठीक है, एथिक्स के पेपर आप भी अटेम्प्ट लीजिए मेरे साथ में। अभी आप लिखो कि आप क्या सोच रहे हो। जैसे मैं अभी आपके सामने लिखूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करो और आप भी लिखो, और फिर मेरे वाले आंसर से मैच करो कि आपका आंसर मेरा आंसर कहाँ पे आपस में मिलता है, कहाँ आपकी कमी है, कहाँ मेरी कमी है, कहाँ मेरी अच्छाई है। ठीक है, इनसे तुलना जरूर करनी चाहिए। मैं भी ऐसे सीखता हूँ। मैंने भी टॉपर्स के आंसर यूट्यूब से या जो उनकी मॉक टेस्ट की कॉपीज है उनको देख के ही सीखा है। तो आप इनको बिल्कुल सीख सकते हो। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे टाइमर स्टार्ट करता हूँ मैं। लगभग 7.25 मिनट लगी है ना। काफ़ी जटिल काम है लिखना यार, लेकिन देखते हैं कैसा लिखा गया है। अभी तो जो माइंड में चीज़ें थी, एक्चुअल में क्या होता है कि आपने मेरे आंसर देखे होंगे, मेरा पहले से फॉर्मेट होता है हमेशा से, है ना। आपने 2020 के मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं, या अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो तो चलो पहले मॉडल आंसर बना के करता था। रियल एग्जाम में ये स्टोरी चलती है। ठीक है, तो 7.25 मिनट कोई बुरी बात नहीं है। जैसे अभी हम देखें कंटेंट कैसा लिखा गया है और आंसर हम की अप्रोच हमारी कैसी है, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पूरा आंसर दिखाऊंगा अभी। ठीक है, और ये सब आंसर जब मैं लिख लूंगा ना, तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। अभी तो आप एक काम कीजिए, सीखने की प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए, कंटेंट के पीछे मत भागो। आपको ये लगता है कि मेरा आंसर बेस्ट है, मैं मॉडल आंसर आपको दे दूंगा तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे आप कितना ही कर लेना, चाहे आप अभी रट के आ जाते, कितना भी कंटेंट इस क्वेश्चन को पहले तैयार करके आते, 7 मिनट में लिखना तो फिर भी चुनौती होती है ना। और मैं इसलिए टाइमर रखता हूँ कि आप लोगों को विश्वास हो कि मैं एकदम सही टाइम पे लिखता हूँ। ठीक है, और आंसर की अप्रोच सही होनी चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और वो डिमांड मैंने पूरी की नहीं की, ये देखना है सबसे पहले। एकदम दिमाग उस एकदम फोकस होता है। ये बात सही है कि यार जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो
बाहरी दुनिया में कुछ ही हो, ये एग्जाम्पल हमारा भी है कि बाहरी दुनिया में कुछ ही हो रहा हो, यहाँ पे पूरा फोकस करके लिखते हैं, पूरा आपका मन और दिमाग दोनों बस शांत होकर काम करते रहते हैं, और यही खुशी असली आंसर, अच्छे आंसर लिखने की खुशी है। ठीक है। और एक्चुअल में एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगी कि जब मैंने 4 मेंस लिखे हैं और मैं अपने एग्जाम का अनुभव आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम के दौरान यही फीलिंग होती है जो अभी थी मेरे पास, है ना। वहाँ पे भी हम घड़ी पास में रखते हैं, हम देखते रहते हैं कि कितना टाइम जा रहा है, एक टाइम होता है फिक्स, है ना, कि इतने घंटे में हमें इतने क्वेश्चन लेने हैं। तो अपना जो हाथ है ना, आपने देखा होगा लास्ट तक जाते जाते मैं टाइमर देख रहा था, मेरा हाथ कितनी स्पीड से काम कर रहा था। अब आप लोगों कई लोगों को ये लगेगा कि यार ये राइटिंग बहुत गंदी है। राइटिंग ये गंदी नहीं है, एग्जाम में ऐसा लिख के आ गए। राइटिंग कैसी होनी चाहिए? राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो, वो राइटिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं जो टॉप 50 में आ चुके हैं और उनकी राइटिंग आप देखोगे तो समझ भी नहीं आती है, मतलब उतनी समझ में नहीं आती जितनी आसानी से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके रैंक आई। इसका मतलब आपका विचार, आपके दृष्टिकोण कैसे हैं वो एग्जामिनर को पता लग गए तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। और मुझे नंबर दिए हैं इस राइटिंग में, नंबर कितनी बार दिए हैं? 821 नंबर। जानते हो मेंस में कितने? मेरे चारों मार्कशीट देखना, आपको ठीक ठाक मतलब स्कोर, जीएस में भी अच्छा स्कोर है। आईज बनने लेके काफ़ी है ना। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप तो फाइनल सिलेक्शन आपका हुआ नहीं, ऐसे ज्ञान दे रहे हो फलाना रिगड़ा। यार मैंने एग्जाम तो पास किया ना, मैं आपको एग्जाम का ज्ञान दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको आईज बना दूंगा या आपको इंटरव्यू में इतने नंबर दिला दूंगा। मैं आपको प्री और मेंस में नंबर कैसे ला सकते हैं मैं लेके आया हूँ, वहां तक पहुंचा हूँ, तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं जिस चीज़ में सफल हूँ वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इसीलिए मतलब आप इस चीज़ पर विश्वास कर सकते हो। बहुत सारे लोग डाउट करते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं तो ठीक है। और एक चुनौती और देता हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है ना कि सर आप लोगों ने, आपने तो ये कंटेंट पहले से तैयार करके लिख रहा होगा, ये लिखा होगा, आप एक काम करो, अपनी किताब सामने भी लेके लिख देना 7 मिनट में, मान जाऊंगा मैं, यदि आपने अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की हो तो ये चीज़ें मतलब आप इस चीज़ पर विश्वास करो कि होता है। 7 मिनट के अंदर यहाँ पे यदि मैं लिख पा रहा हूँ तो मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है, तभी हो पाता है। मतलब ऐसी कोई सिंपल वाला ऐसा नहीं कि टिप के हमने कहीं से लिख दिया कहीं से बना दिया, ऐसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिस की हुई इसलिए हो पाता है। ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन की डिमांड पे कि हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते, दलाई लामा। तो इसमें ये चिंता की बात नहीं कि कोटेशन किन का है, कैसा है। आपको बस अपने से रिलेट करना है कि आप इस चीज़ को क्या समझ पा रहे हो। जैसे मैंने जो समझा मैंने इस चीज़ को लिख दिया। आप अलग अलग, आप में जितने भी आंसर लिखेंगे सबका अलग अलग होगा, दृष्टिकोण अलग होगा, आपकी सोच अलग होगी, आपके दिल में क्या चल रहा है वो अलग होगा, आपका आंसर भी वैसा ही होगा। ठीक है। और यूपीएससी यही चेक करना चाहता है कि आपके मन में क्या है। इथिक्स का क्यों रखा है कि आपका मतलब व्यवहार कैसा है, इसीलिए तो इथिक्स का पेपर रखा गया है। ठीक है। मुझे यहाँ पे एक अच्छा कोटेशन लगा क्योंकि ये पहले की एग्जाम में आ चुका है, इथिक्स के पेपर में आ चुका है, तो मुझे ये कोटेशन इससे मैच लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं कोटेशन से शुरू करूंगा इसको। माइंड में ये विचार आ रहा था कि यार हाँ ऐसा कुछ कोटेशन हमने पढ़ा है, तो ये काम आ गया। ठीक है। कि मैं शत्रु पर विजय पाने की अपेक्षा अपने ऊपर विजय पाने वाले को ज़्यादा साहसी मानता हूँ। इसका मतलब जो व्यक्ति अंदर से शांत है, साहसी है, निडर है या अच्छा व्यक्ति है, तो उसका जो व्यवहार होगा या बाहर जो भी वो देखेगा उसको वही नजर आएगा कि जैसा हम होते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें बाहर नजर आता है। ठीक है। ये कोटेशन भी आ सकता था यहाँ पे। अर्थात जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत है या शांतिप्रिय होगा उसका व्यवहार भी नैतिक होगा। यहाँ पे ये मैं हमेशा मैं करता हूँ अपने आंसर में, आजकल ही मैंने सीखा है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। कि आपने जैसे मेरे नोट्स देखे होंगे लास्ट ईयर के, मेरे नोट्स पूरे फ्लो चार्ट में, डायग्राम में। ये मैंने क्यों बनाए थे? मैंने देखा कि इंग्लिश मीडियम में टॉपर्स के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, हिंदी मीडियम में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो जब आंसर की तुलना की तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यार उनका आंसर है ना पैराग्राफ शैली में नहीं होता, उनका आंसर होता है एकदम पॉइंट फॉर्मेट, डायग्राम फ्लो चार्ट में होता है, ताकि वो क्या करते हैं कम शब्दों में अपनी बात कह देते हैं। और एग्जाम में इधर यहाँ पे 150 वर्ड में क्यों लिखा रहा है, इस पर निबंध भी लिख सकते हैं हम। हो सकता है ऐसा ऐसे का निबंध भी अगली बार आ जाए, ऐसे के पेपर में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तो उस पर भी हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 150 वर्ड में इसको समराइज करना है, वो भी मल्टीपल टॉपिक पर लिखना है या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पे आपको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि यार आंतरिक अशांति जब होती है, जैसे आपके मन में या हमारे मन में क्रोध, घृणा, शंका, नकारात्मक अभिवृत्ति होती है, बाहरी दुनिया में क्या नजर आता है? ये सब नजर आता है। यदि आपका व्यवहार गंदा है, आप नेगेटिव थिंकिंग वाले हो, तो बाहर भी आप क्या करोगे? लोगों से जब व्यवहार करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे। और समाज में हम देख रहे हैं युद्ध युद्ध झगड़ा, ये क्यों हो रहा है? ये इसी कारण हो रहा है कि लोगों के आंतरिक दिलों में, अभी अफगानिस्तान का एग्जाम्पल हो, सब एग्जाम्पल ये फिट बैठते हैं। समाज में महिला हिंसा क्यों है, यौन हिंसा ज्यादा क्यों है? लोगों की मतलब नकारात्मक जो दृष्टिकोण है, घृणा, शंका की दृष्टि है। आप देखो ये पूरे क्वेश्चन का सार है कि मैंने डायग्राम जब दिया ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि अच्छे मार्क्स एग्जामिनर यहीं पढ़ के देता है कि जब आपके क्वेश्चन के अंदर सार आ गया ना, कि यार आपने जो चीजें क्वेश्चन की डिमांड समझ ली है ना, और उसको आपने फ्लो चार्ट डायग्राम से ली दिया, तो एग्जामिनर ये समझ गया कि हम क्या पूछना चाहते थे और बच्चे ने क्या बताया ना, उससे फर्क पड़ता है, उससे नंबर मिल जाते हैं। जब एग्जामिनर की सोच और आपकी सोच मैच कर जाती है ना, तो आपको मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकता है। क्योंकि मेरा भी एक अच्छा खासा अनुभव है कॉपी चेक करने का। मैंने कई जगह मतलब कॉपी चेकिंग का काम किया है बड़ी बड़ी संस्थाओं में। तो मेरा एक कॉपी चेकिंग को लेकर हमेशा एक अच्छा अनुभव रहता है कि मैं जब आंसर देखता हूँ, क्योंकि एक नजरिया आ जाता है। जब आपने हज़ारों कॉपियाँ चेक की है ना, तो आपका माइंड और आपका ये एक सोच डेवलप हो जाती है। एक जब कोई भी आंसर हम देखते हैं, तो मेरा भी ये कहता है कि जब मैंने इतने आंसर पढ़े हैं,
तो उन कैसे कैसे बच्चों ने आंसर लिखे, उसी दृष्टिकोण से मेरे भी एक आंसर राइटिंग की हैबिट पैदा हो गई। ठीक है, तो ये तरीका अच्छा है। इसी तरीके हमने एक पॉजिटिव वे में दिखा दिया कि आंतरिक शांति में यदि प्रेम, करुणा, अहिंसा, दया, जो भी हम मानवता के अच्छे गुण देखते हैं ना, वो बाहरी दुनिया में क्या लाते हैं, शांति लाते हैं, मानवता की रक्षा करते हैं, पर्यावरण संरक्षण। देखो अलग अलग है, मैंने अलग अलग अप्रोच से लिखा है। इन्वायरमेंट भी आ गया, भ्रष्टाचार भी आ गया, समाज भी आ गया, शांति भी आ गई, सब चीज़ें इसमें आ गई। आगे हम देखें, फिर देखते हैं कि अब जो क्वेश्चन की मेन डिमांड थी उसके एग्जाम्पल हमें चाहिए साथ में। तो कोई भी हेडिंग आपको लगे कि ऐसी हेडिंग मैच करती है इसमें, तो हेडिंग लगा दो। और हेडिंग के बाद में जैसे मैंने हेडिंग लगाई कि आंतरिक शांति होगी तो क्या होगा, वैश्विक और बाहरी शांति भी होगी, और नहीं होगी तो उसके एग्जाम्पल होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल पॉजिटिव लिया कि सिविल सेवा में हम देखते हैं कि बिना किसी आंतरिक पूर्व धारणा के लोक सेवा प्रदान करता है। यदि उसके मन में कोई नेगेटिव हो किसी भी समाज वर्ग के प्रति, तो फिर लोक सेवा नहीं दे पाएगा या उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी। हिटलर और लादेन के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि उनके मन में क्या था, अन्य समाज वर्ग प्रजाति जो भी है उनके प्रति घृणा थी, तो उसके क्या हुआ, मानवता का नरसंहार किया उन्होंने। ठीक है, इसी तरह बौद्ध, जैन, गीता, धर्म, जितने भी हमारे मतलब अच्छे ग्रंथ है या जो धर्म है, क्या संदेश देते हैं, सत्य, अहिंसा, प्रेम कर देते हैं। तो उससे समाज में या उनको मानने वाले लोग क्या होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं कि अच्छे गुण सीख लेते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि जैसे कोई बौद्ध धर्म को मानता है, जैन धर्म को मानता है या गीता के संदेश को मानता है, पालन करता है, तो उनमें वो गुण आएंगे नजर। ठीक है, उसी प्रकार भूटान समाज के लोगों में हमने देखा कि यार वो पर्यावरण प्रेमी बहुत ज्यादा है, वो प्राकृतिक संसाधनों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये उनके समाज का क्या दिखाता है, खुशी और संतुष्टि का स्तर दिखाता है। ये क्या है, मतलब अलग अलग ये है कि भूटान के समाज के लोगों की आंतरिक शांति है, वो समझ गए जीवन को कि यार जीवन में शांति या जीवन की मतलब जो खुशी है वो किस जीवन का जो विकास है क्या है, सर्वोच्च खुशी में। तो वो चीज़ें आपने बता दी। न्यूजीलैंड के हम देखते हैं कितनी बार इंडेक्स आता है कि न्यूजीलैंड के लोगों में भ्रष्टाचार के मामले में मतलब बहुत ही कम मामले देखने को मिलते हैं। इंडेक्स आता है उसमें दिखाते हैं कि न्यूजीलैंड की शायद फर्स्ट या सेकंड रैंक होगी, है ना, आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। इंडिया का भ्रष्टाचार हम देखते हैं कितने बड़े लेवल पे। ठीक है, तो हम दिखा सकते हैं। तो लोग एक्चुअल में किसी देश की जब रैंकिंग आती है तो क्या आती है, लोगों का व्यवहार आता है कि लोग वहां पर कैसे हैं। कि इसका मतलब जैसे हमारे देश में भ्रष्टाचार है तो उसमें कहीं ना कहीं लोग भी शामिल है। लोग एक्चुअल में क्या होता है, सोसाइटी या कहीं भी हम भ्रष्टाचार देखते हैं तो व्यक्ति भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो आप इसको बता सकते हो। लास्ट में थोड़ा सा मेरे पास टाइम था कि यार मैं हमेशा ऐसा करता हूँ यहाँ पे ना कि वे फॉरवर्ड बताऊँ, थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ बताऊँ कि इसके क्या उपाय हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि योग, ध्यान, संयम, आत्मविश्लेषण, अनुशासन, लालच, ये क्या कर, लालच कम करके शील, तो अच्छा तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शांति के उपाय कर सकते हैं। इससे फिर ये होता है, टाइम नहीं होता अभी, जैसे मैं टाइम देख रहा था, यदि टाइम नहीं होता तो मैं इसको नहीं लिखता यहाँ पे, क्योंकि इसमें बड़ी आंसर लिखने की बजाय समय पे आंसर करना बहुत जरूरी है। लास्ट में फिर मुझे एक दोहा याद आ रहा था कबीरदास जी का कि बुरा जो देखन में चला, ये मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ था पहले से, ये तो मुझे याद था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा, या दिल में जो खोजा, जो दिल खोजा अपना, सही है, और मुझसे बुरा नहीं कोई। ये तो सिंपल है, कई बार कुछ इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना याद है उतना लिख दो, उसे एग्जामिनर समझ आएगा। ठीक है, ये कोई हिंदी साहित्य का या लिटरेचर का पेपर नहीं कि इसमें एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ लिखो, जो याद है वो लिख दो, या दूसरा कोटेशन भी आप लिख सकते हो। लास्ट में निष्कर्ष में ये कोटेशन लिखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आप निष्कर्ष अलग वे में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, सबके आंसर अलग अलग होने वाले, मॉडल आंसर अलग होने वाले। तो बताना, मेरे हिसाब से अच्छा आंसर है कि आपको 5 नंबर दिलाने लायक तो है, 5 नंबर तो दिला देगा, 6 नंबर नहीं दिलाए कम से कम, लेकिन 5 साढ़े 5 नंबर तो मुझे विश्वास है इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे, यदि ऐसा मैं प्रॉपर वे में लिखता हूँ। तभी तो आते हैं यार, मतलब 126 नंबर जब मेरे इथिक्स में आए तो कहीं ना कहीं हुआ है कि छोटे वाले क्वेश्चन में मुझे 5-5 नंबर तो मिले, पक्का मिले, 5-6 नंबर तो आराम से मिले, तभी जाके 126 130 तक पहुंचे, मतलब। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आपकी जिम्मेदारी यार, वीडियो को देखो, लाइक शेयर करो। मैंने देखा इथिक्स वाला कल जो क्वेश्चन बनाया बहुत कम लोग देखते हैं, यदि यही रहा तो मैं फिर आंसर राइटिंग क्यों कराऊंगा, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, फिर कॉमेडी वाली वीडियो बनाऊंगा। कॉमेडी वाली वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं ना, पढ़ाई वाली वीडियो कोई नहीं देखता, और इतनी मेहनत लगती है। आपको लगता है कि ये 7 मिनट का वीडियो, 7 मिनट का नहीं, पूरा जब ये सेटअप तैयार होता है ना, वीडियो बनता है, एडिटिंग होती है, कम से कम 1-2 घंटे लगते हैं इनमें। तो जब मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, और आप में से कुछ लोग सजेस्ट देते हैं कि सर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप वीडियो मत बनाओ, तो यार मेरा ये मानना है कि मेरा ये जॉब है ना, मैं अपना जॉब नहीं छोड़ सकता। और एक साथ में जिम्मेदारी भी, बड़ी जिम्मेदारी है कि जब आप यूट्यूब पे आते हो तो बहुत सोच समझ के आते हो ना। और आज यदि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं तो जो हमने चैनल क्रिएट किया है और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, उनका क्या होगा। तो मेरी ये पढ़ाई है ना, मेरी जर्नी साथ साथ रहेगी। मैं अब यूपीएससी निकालूंगा और यहाँ पे भी साथ में जॉब, पार्ट टाइम जो जॉब है वो करना है। आपने देखा होगा कि 80% सिलेक्शन जब यूपीएससी में होता है तो वो लोग ऑलरेडी किसी न किसी जॉब कर रहे होते हैं, बहुत कम समय मिलता है, पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई भी करते हैं। तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, समय की वैल्यू समझते हैं। तो मुझे भी समय की वैल्यू आजकल बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है। जब मैं खाली बैठा रहता था, केवल पढ़ाई करता था, उस समय थोड़ी सी इधर उधर मूवी वगैरह, वेब सीरीज देखना, लेकिन आजकल सब छूट गया है। आजकल या तो पढ़ाई होती है या फिर आपके लिए काम होता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक से दबा के करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि आप लोग यदि साथ दोगे तो मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं अपनी आंसर राइटिंग खुद तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।